प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 पाठ्यक्रम में नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग मोलरता के बारे में पढ़ लिए हैं। उसी टॉपिक को हम आगे कवर करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता, जिसे इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं। नॉर्मलता होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नॉर्मलता में क्या है, फिर वही एक हम कंटेनर बनाते हैं। इस कंटेनर की जो धारिता होगी यानी आयतन होगा 1 लीटर होगा, यानी 1 लीटर कोई भी इसमें बिलियन लिया गया है। याद रखिएगा, ये जो आयतन है 1 लीटर है, इसमें किसी बिले का इसमें डिजॉल्व कर रहे हैं। वह मान लीजिए हम कोई अम्ल ले लें या सीएल ले लें। तो अगर इस बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना हो तो हमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि इस बिले का कितना तुल्यांक इसमें घुलेगा, यानी इस बिले का कितना तुल्यांक इस बिलियन में डिजॉल्व होगा, वही उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी किसी बिले का कितना तुल्यांक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग मोलरता और मोललता में मोलों की संख्या के बारे में सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। आज हम लोग तुल्यांकों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मलता में अंतर यही होता है कि यहाँ तुल्यांकों की संख्या देखी जाती है, जबकि मोललता और मोलरता में मोलों की संख्या देखी जाती थी। अब बात करते हैं नॉर्मलता की परिभाषा क्या होगी। 1 लीटर बिलियन में किसी बिले के तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर बिलियन में किसी बिले का तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। अब आगे हम देखते हैं, नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। यानी कैपिटल N जो होता है नॉर्मलता को व्यक्त करता है। अब हम लिख सकते हैं N बराबर पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, ये हमेशा लीटर में लिया जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, यानी N बराबर हम लिख सकते हैं, आगे हम यहाँ लिखते हैं N बराबर हो गया पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, तुल्यांकों की संख्या को हम EN से दिखा रहे हैं। E का मतलब इक्विवेलेंट नंबर, तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन को V से दिखा रहे हैं, ये लीटर में होगा। तो हमें एक चीज यहाँ पता चल गया, लिख सकते हैं N बराबर EN, यहाँ V होगा, V हमेशा लीटर होगा। अब यहाँ N क्या है, बिलियन की नॉर्मलता है, EN क्या है, तुल्यांकों की संख्या है, V क्या है, आयतन है। वह जो आयतन होगा हमेशा लीटर में लेंगे। अब बात करते हैं, हमें अभी पता नहीं है, तुल्यांकों की संख्या ही नहीं पता चल रहा है, यानी हमको EN निकालना है। तो आगे देखेंगे EN बराबर क्या होता है, यानी तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है। तो लिखेंगे पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। ध्यान दीजिएगा, तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। अब हम आगे देखते हैं, पदार्थ का भार W से दिखाते हैं, W लगा देंगे बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम E से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ W ग्राम में रहेगा। अब हो गया EN बराबर लिख सकते हैं W बटे N। तो आगे EN को हटा करके हम W बटे E लिख सकते हैं। तो N बराबर हम एक और फार्मूला पा गए, W बटे E है,
ई गुरे भी यहाँ लीटर में रहेगा। W पदार्थ का भार हो गया, ई यहाँ उसी पदार्थ का तुल्यांकी भार हो गया, और भी हमारा आयतन है जो लीटर में है। अभी हमको तुल्यांकी भार ही नहीं पता चल रहा है, यानी तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले अब बात करते हैं तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा। इसको नोट करिएगा क्या क्या होता है, आगे देखेंगे। तुल्यांकी भार, सबसे पहले तुल्यांकी भार होता क्या है। अगर कोई तत्व दिया है या यौगिक दिया है तो उस तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन किसी को मानक मान करके ये बताया जाता है। अगर बात करते हैं सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। अगर हम उसकी तुलना, सोडियम की तुलना हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि 23 हाइड्रोजन मिलते हैं, यानी 23 हाइड्रोजन का परमाणु भार सोडियम के एक परमाणु भार के बराबर होता है, वही उसकी तुल्यांकी भार कहलाती है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 के 1/12वें भाग का किसी परमाणु का कितना गुना द्रव्यमान अधिक है, वही उसकी तुल्यांकी भार बताता है। बात करते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार हम अम्ल का निकालते हैं, मीन्स एसिड का, बेस का निकालते हैं, क्षार का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार और आयन का तुल्यांकी भार निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। तो लिखते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है, हमेशा अणुभार रहेगा, अणुभार हो गया बटे हो गया, जब अम्ल आएगा तो क्षारकता लिखेंगे। अब बात करते हैं क्षारकता क्या होता है। कोई अम्ल किसी दूसरे को कितना H+ आयन देगा, जितना H+ आयन देगा उसकी संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। क्षार रहेगा तो कोई क्षार किसी दूसरे को कितना OH- देगा उसकी संख्या अम्लीयता कहलाएगी। अब मान लीजिए HCl एक अम्ल है, इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो सबसे पहले और भार निकालना होगा। तो हम जानते हैं एक होता है हाइड्रोजन का 35.5 हो गया, तो 36.5 लिखेंगे बटे, देखेंगे यह HCl किसी दूसरे को कितना H+ दे सकता है, एक ही, तो इसकी क्षारकता 1 होगी, 1 से भाग करेंगे तो 36.5 आएगा, यही इसकी तुल्यांकी भार होगी। अगर H2SO4 का निकालते तो H2SO4 का भार होगा 98, भाग करेंगे 2 से, क्यों 2 से, क्योंकि इसमें स्थानीय 2+ है, तो ये 49 हो जाएगा इसकी तुल्यांकी भार। अब बात करते हैं कोई क्षार होगा तो क्षार के लिए होगा अणुभार बटे अम्लीयता। अगर क्षार है, जैसे मान लीजिए NaOH एक क्षार है, तो अणुभार निकालेंगे 23 + 16 + 1 बराबर 40 होगा। भाग कितने से देंगे, 1 से देंगे, क्योंकि इसमें भी स्थानीय एक ही है, एक ही OH निकल सकता है, तो इसका 40 होगा। अगर यही आप MgOH का होल ट्वाइस का निकालना चाहे तो और बार निकालेंगे तो इसका 58 होगा, भाग 2 से देंगे, क्योंकि 2 भी स्थानीय OH है, हाइड्रॉक्सी आयन है, इसका 29 हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी लवण का निकालना होगा, जैसे बात करते हैं NaCl का, किसका निकालेंगे और बार, तो और बार होगा 58.5, भाग करेंगे 1 से, क्योंकि लवण में धनायन और ऋणायन होते हैं, 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा, तो चाहे कुल धन से भाग करें चाहे कुल ऋण से भाग करें तो एक ही प्लस है तो 1 से, या 1 माइनस है तो 1 से। याद रखिए धनायन और ऋणायन को जोड़ेंगे नहीं, हमेशा जितना धन होगा उससे भाग कर देंगे, अथवा जितना ऋण होगा उससे भाग कर देंगे। अब आगे देखते हैं आयन का कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कहता है SO4 पर 2 माइनस के लिए निकालिए, तो इसका आयन भार निकालेंगे। अभी तक अणुभार निकाला जा रहा था, आयन का आयन भार निकाला जाएगा, तो 32 हो चुके 64, 96 हुआ। कितने आयन है, 2 आयन है, 2 से भाग कर देंगे 48, ये इसका उस आयन का तुल्यांकी भार होगा। इस तरह से किसी भी दिए हुए एसिड, बेस, साल्ट और आयन का तुल्यांकी भार हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा तुल्यांकी भार निकल जाएगा।
दूसरी चीज हमारा हो गया ई बराबर डब्लू बटे यानी एन बराबर हो गया डब्लू बटे ई गुणे भी। यहाँ एन नॉर्मलता है, डब्लू पदार्थ का भार है, ई तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा बताया जा चुका है, गुणे भी हमेशा लीटर में होगा। अगर प्रश्न में अगर आयतन ml में दिया है तो इसके लिए क्या करेंगे हम जानते हैं, लिख सकते हैं 1 ml बराबर 1000। अगर ये लिखे तो हम लिख सकते हैं 1/1000 लीटर, तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं n बराबर W बटे ई गुणे भी बटे 1000। 1000 से भाग करेंगे, लीटर ml में चेंज को लीटर में कर देंगे। अगर ml में दिया है तो 1000 से भाग करेंगे तो ये लीटर में हो जाएगा। अब आगे आ गया, यहाँ पे ml रख देंगे। अब आ गया W गुणे 1000 बटे ई गुणे भी, यहाँ जो भी आएगा ml में होगा। यानी दो चीज याद रखिए, अगर नॉर्मलता का आयतन में लीटर में है तो इस फार्मूला पे लगाएंगे, अगर ml में दिया है तो इस फार्मूला पे लगाएंगे। n बराबर हो गया W पदार्थ का भार गुणे 1000, ई हो गया तुल्यांकी भार, भी हो गया आयतन जो ml में रहेगा। अब इस पर हम एक सवाल लगा करके आपको बताते हैं। सवाल दिया हुआ है 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 ml जल में घोला गया विलयन की नॉर्मलता बताना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कौन विलेय है मीन्स छोटा W, कौन विलायक है मीन्स बड़ा W, कौन घुला है किसमें घुला है। तो हम देखते हैं H2SO4 है, मतलब घुलने वाला डाला गया है, विलेय है, तो छोटा W हो जाएगा 4.9 ग्राम। किसमें घोला गया है जल में, यानी बड़ा W, तो हो जाएगा 500 ml हो जाएगा। अब हम जानते हैं, अब ये पता चल गया, उसके बाद हमें ई नहीं पता चल रहा है, नॉर्मलता ही पूछ रहा है, नॉर्मलता नहीं पता, ई नहीं पता। हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले देखेंगे यह जो H2SO4 है ये है क्या, अम्ल है, क्षार है, लवण है या आयन है। तो हम देखते हैं H2SO4 एक अम्ल है, तो इस अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो हम जानते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बटे क्षारकता, अनुभार बटे क्षारकता। तो अनुभार हो जाएगा बटे क्षारकता हो जाएगा। अनुभार H2SO4 का निकालेंगे तो 2 और 32 34 हो गया, 64। तो देखेंगे यहाँ पर 32 और 2 34 हो गया, और यहाँ पे 64 हो गया, 98 हो जाएगा। 98 लिख देंगे बटे क्षारकता। तो क्षारकता हम देखेंगे यह H2SO4 कितने हाइड्रोजन आयन है, कितने विस्थानी हाइड्रोजन आयन है। तो यहाँ पर 2 है, तो हम 2 से भाग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 49। इस तरह से तुल्यांकी भार 49 हो गया, हम यहाँ पर 49 लिख लेंगे। अब नॉर्मलता नहीं पता। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर एसिटिक अम्ल आ गया COOH, यह एक अम्ल होता है, अगर इसका तुल्यांकी भार निकाला जाएगा तो भार और 1 से भाग देंगे, क्योंकि ये कहीं यह अम्ल एक ही H+ आयन दूसरे को दे सकता है। यह यहाँ पे 3 नहीं 4 से भाग नहीं देंगे, केवल 1 से भाग देंगे, क्योंकि हमेशा विस्थानी H+ आयन को भाग दिया जाता है, कितना दे सकता है। आगे देखेंगे, इसको हटाते हैं, 49 हो गया, 49 हमने लिख लिया है। हमने पढ़ा है n बराबर W गुणे 1000 बटे ई गुणे भी हमारा ml में होगा। आगे n बराबर W 4.9 गुणे 1000 बटे ई हमारा 49 हो गया, 49 लिखेंगे, गुणे भी हमारा 500 है, 500 लिख देंगे। अब आगे देखते हैं n बराबर, तो दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक दशमलव यहाँ चला जाएगा, तो यानी ये 100 हो जाएगा। ये दशमलव यहाँ से उठेगा और यहाँ चला जाएगा, तो दशमलव समाप्त हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा।
तो आगे लिख सकते हैं 49 गुणे 100। 100 कैसे आया? दशमलव के बाद एक अंक है तो हमने उस एक अंक दशमलव, यहाँ पे 1000 है, एक अंक को हम लोग बाईं ओर लेके गए यानी ये 100 हो जाएगा। हमने 100 लिखा बटे 49 है, 49 लिखा, पूरे 500 है, 500 लिखा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस 49 से यह 49 कैंसिल। अब आएगा 1/5। अब इसको हल करेंगे, 5 में हम 1 से भाग देंगे 0 बार में, ये हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 5 दूना 10, तो 0.2 यानी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका एक और मात्रा क्या होगा। हमने आपको बताया था n बराबर होता है n बटे भी, यहाँ लीटर में रहेगा। तो n को तुल्यांकों की संख्या कहते हैं, तो तुल्यांक पर लीटर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 0.2 तुल्यांक पर लीटर, ये हमारा इसका आंसर हुआ। 0.2 n या तुल्यांक पर लीटर, यानी 1 लीटर बिलियन में 0.2 तुल्यांक घुला हुआ है SO4 में। अब आगे देखते हैं, आगे इसको याद रखिएगा, यानी नार्मलता यन और मोलरता यम में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन यन एंड यम में क्या होता है। तो याद देखिएगा, नार्मलता बटे बिलियन की नार्मलता यन और बटे बिलियन की मोलरता यम बराबर यन। अब यन है क्या? किसी अम्ल से निकला हुआ क्षारकता अथवा किसी क्षार से निकला हुआ अम्लीयता। अगर मान लीजिए कोई अम्ल H+ आयन एक Cl है, एक ही देता है, n बराबर 1 हो जाएगा। अगर कोई अम्ल है 2H+ आयन देता है तो n का मान 2 हो जाएगा। अगर कोई क्षार है, जैसे मान लीजिए NaOH है, तो एक ही OH निकालेगा तो n का मान 1 हो जाएगा। MgOH का होल ट्वाइस है, 2OH निकालता है तो n का मान 2 हो जाएगा। ये हमारा दोनों में रिलेशन होता है। हम लिख सकते हैं बिलियन की नार्मलता बटे बिलियन की मोलरता बटे अम्ल से अथवा क्षार से अम्ल रहेगा तो क्षारकता को निकालेंगे, कितनी क्षारकता निकल रहा है उस अम्ल से, और क्षार रहेगा तो कितनी अम्लता निकलता है, पूरा कर देंगे तो नार्मलता दिया होगा तो मोलरता निकाल सकते हैं, मोलरता दिया होगा तो नार्मलता। दूसरी चीज एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा n का वैल्यू 1 आता है तो उस बिलियन की नार्मलता उस बिलियन के मोलरता के बराबर हो जाएगी। कैसे? n बटे m दिया हुआ है, अगर हमें पता चल गया कि नार्मलता किसी बिलियन का 1 आया है तो 1 रखेंगे, तो हम जानते हैं 1 बटे m बराबर, अगर कोई लवण है, कोई अम्ल है, कोई क्षार है, उसमें एक ही H+ आयन, एक ही OH- आयन निकलता है, n का 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर m, यह बुरा होगा, यानी नार्मलता भी 1 आया और मोलरता भी 1 आया। इस तरह पर आप सवाल लगा कर देखेंगे। जैसे अगर HCl लेते हैं, क्यों HCl लेंगे? क्योंकि HCl में एक ही H+ निकल सकता है, तो इस HCl में अगर किसी 3.65 ग्राम 500 ml बिलियन में घुला है तो आप निकाल कर देखेंगे तो नार्मलता और मोलरता दोनों बराबर आएगा, क्योंकि विस्थानी एक ही H+ आयन है। आप इसको सवाल को लगा करके सवाल बोल दे रहे हैं, 3.65 ग्राम HCl को 500 ml जल में घोला गया, बिलियन की नार्मलता और मोलरता बताना है। आप लगा करके हमें आप कमेंट करिएगा कि इसका दोनों का आंसर अलग अलग आता है या सेम होता है। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।